स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 77 पर, जिसे आप SSC 77 के नाम से भी जानते हैं। आज लेकर के आई हूँ मैं EMRS TGT PGT हिंदी का मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट। इसके पहले लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा क्लासेस जो है अपलोड हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। यदि आपने उसे नहीं देखी है तो जाकर के आप देखिए। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है कवि परिचय की, वो तो चल ही रही है, ओल्ड पेपर की सीरीज चल रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ये हमारे TGT PGT के लिए, यूपी पेट के लिए, पुलिस, यूपी पुलिस, CGPSC, इन सभी की क्लासेस जो इंपॉर्टेंट MCQ के रूप में आ रही हैं वो सभी हमारे चैनल पर लगातार चल रही हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। और हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप आ जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। सब्सक्राइब करना समझ लीजिए आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, और लाइक कर दीजिए और बैठ जाइए क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए बैठिए। और सबसे पहला प्रश्न देखिए, एकदम शानदार प्रश्न है आपके लिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है शस्त्रुपहार में कौन सी संधि है। शस्त्रुपहार में कौन सी संधि है? क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यड़ संधि है या फिर दीर्घ संधि है? मित्रों, शस्त्रुपहार को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ससुर द्वारा दिया जाने वाला उपहार, जबकि यह नहीं है। यह उपहार होता है कि बहन के द्वारा भाई को दिया जाने वाला जो उपहार होता है उसे कहा जाता है शस्त्रुपहार। अब हम इसका संधि विच्छेद जानेंगे। इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा? संधि विच्छेद को आप समझने के बाद बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास आपके लिए। संधि भी आपकी परीक्षा में है, आपके सिलेबस में है, चाहे आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हो चाहे मुख्य परीक्षा की। आप सबसे पहले इसका देखिए क्या संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद करने के लिए जो पहला स्टेप होगा इसका, सबसे पहले देखिए स्व धन श्री हो जाएगा यहाँ पर। अभी हम री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद उपहार हो जाएगा। ये तो पहले भाग में हो गया। किस तरह से इसका रूप परिवर्तन हो रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। फिर यहाँ से हम देखेंगे इसको स्वस्थ, ये हो गया। यहाँ पे आपको री मिलेगा ना, री से ऋषि मिलता है तभी तो री बनता है। फिर उपहार उसमें जुड़ता है। एक एक स्टेप वाइज आप देखते चलें और कैसे किस तरह शस्त्रुपहार बन जाता है ये वो आप समझ पाएंगे। फिर आपका ये स्वस्थ हो जाएगा और ये री का जो है रा के रूप में बच जाएगा, फिर उपहार हो जाएगा और आपका बन जाएगा क्या? शस्त्रुपहार। तो ये 4 स्टेप को पूरा करते हुए शस्त्रुपहार बनता है। इसमें संधि कौन सी है? क्या स्वर संधि? स्वर संधि तो है मित्रों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसी 5 भेद में से एक भेद यह है, और वह भेद कौन सा? यदि ऑप्शन में आपके जो है नहीं दिया गया रहता यड़ संधि और दीर्घ संधि, तब सिर्फ स्वर संधि रहता तो आप स्वर संधि को टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन और दिए गए जो कि स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि में कौन कौन से आते हैं आपको? जैसे आपको हो गया दीर्घ संधि, उसके बाद हो जाता है आपका वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और गुण संधि। प्रत्येक के बारे में अच्छे तरीके से हम जानेंगे। जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता हो तो आप जानते हैं स्वर संधि कहलाती है। यदि अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अका सवर्णे दीर्घा यानी अपने ही समान वर्ण आए, अ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए। ये देखिए अ धन आ बराबर आ हो जाएगा, ई धन ई बराबर ई हो जाएगा। यानी चाहे बड़ा ई आए, चाहे छोटा ई आए, चाहे बड़ी ई आए, चाहे छोटी ई आए, वहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अका सवर्णे दीर्घा, अपने ही समान वर्ण आने पर वह दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह दीर्घ संधि की विशेषता है। अब आपको गुण संधि के बारे में सोच रहे होंगे। गुण संधि में क्या होगा? सबसे पहले यदि आपको दिख जाए ओ की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, ए की मात्रा दिख जाए और उसके बाद अर दिख जाए, तो आप धड़ल्ले के साथ गुण संधि लगा दीजिए। आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही इसके तथ्य हो जाते हैं। देखिए ओ, ए और अर। अब आप कैसे पहचानेंगे कि यड़ संधि या वृद्धि संधि, अयाद संधि कैसे है? वृद्धि संधि भाई डबल चोटी आपको जहाँ पर दिखे, ये डबल चोटी ये है और एक ये है, ये दोनों चोटियाँ जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर वृद्धि है। वृद्धि 2 चोटी निशानी है, आय की मात्रा और औ की मात्रा, ये जहाँ पर दिखे आप वृद्धि संधि लगाइए। कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। ये एक ट्रिक है पहचानने की। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से संधि को नहीं पढ़े तो आप छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके भी संधि को सही कर सकते हैं। यड़ संधि में आपको जहाँ कहीं भी या रा व दिख जाए वहाँ आप समझ जाइए आपका क्या है, ये यड़ संधि है। अयादि संधि में अय और आय आपको दिखेंगे। अय आय अव आव, ये सभी संक्षिप्त रूप है इसके पहचानने के। अय आय अव आव, जहाँ दिख जाए समझ जाइए अयादि संधि है। और व्यंजन संधि में क्या होता है कि आपके व्यंजन का
देखिए व्यंजन पहला पद रहेगा, व्यंजन रहेगा। व्यंजन से स्वर का मेल हो चाहे व्यंजन का मेल हो, वहाँ हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। यानी पहला पद जो होगा व्यंजन रहेगा, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इस संधि में आप जाने कौन संधि है मित्रों, यड़ संधि है। सश्रुपहार, सश्रुपहार में आपका यड़ संधि है। और आगे आप देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट में हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लीजिए। सश्रुपहार में कौन सी संधि है मित्रों, यड़ संधि है। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ मित्रों, अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर प्लेटो ने दिया, क्या अरस्तु ने, लोंजाइनस ने, फिर कार्ल मार्क्स ने दिया था। अरस्तु के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चलिए प्लेटो के बारे में, इन सब के बारे में एक एक क्रम से हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देते चलेंगे। जो आपके प्लेटो महोदय थे, इनका जो जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 427 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु उनकी हो जाती है 347 ईसा पूर्व में। 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में आप जानें। रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जाती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री और भारतीय काव्यशास्त्री दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्री महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं ये। इनकी रचनाएं जो है वो इयोन है, आप ध्यान रखें इसको। उसके बाद एक क्या है, सिम्पोसियोन। ये सिम्पोसियोन, यह भी आपके किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है सिम्पोसियोन। आप लिख लीजिए इसको, मैं बोलते जा रही हूँ। फिर आपका पोलितेइया, पोलितेइया फैदरस है, नोमोई है, लॉज है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मित्रों, रिपब्लिक है, जिसे आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और परीक्षा में फेस भी किया होगा रिपब्लिक को। रिपब्लिक कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर आगे बढ़िए, आप इनकी किसके ऊपर, अरस्तु के ऊपर आ जाइए। अरस्तु का जन्म हो गया था 384 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हो जाती है 322 ईसा पूर्व में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं देखें तो हम देखिए साहित्य में आप दोनों को पढ़ रहे हैं और इनकी रचनाओं को याद करना जरूरी है। तेखनेस, रचना इनकी जो है वो तेखनेस है। उसके अलावा है रितोरिकेस भी है, यहाँ इनकी रचना है। और भी रचनाएं हैं इनकी, हम आपको बता रहे हैं। रितोरिकेस जो है वो भाषा शास्त्र है। क्या है मित्रों? भाषा शास्त्र। यह भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको बताएं। स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करें, गलती कुछ भी ना करें। एक और भी रचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेरिपोइतिकेस। पेरिपोइतिकेस, यह रचना क्या है? तो काव्य शास्त्र है, यानी काव्य शास्त्र पर आधारित अरस्तु की कौन सी रचना है? तो पेरिपोइतिकेस है। यह भी आप याद रखें। और अब इस प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे थोड़ा सा लोंजाइनस के बारे में। लोंजाइनस की एक प्रसिद्ध रचना हुई है पेरिप्सस। क्या हुई है? पेरिप्सस। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, तो उनका नाम भी थोड़ा सा अलग है। आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप तो आदत पड़ गई होगी ना आपको इन सबको पढ़ने की। और कार्ल मार्क्स जो थे, वो कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अनुकरण सिद्धांत को दिया किसने था भाई? तो अनुकरण सिद्धांत को दे दिया था आपके अरस्तु महोदय ने। अरस्तु महोदय ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने किया था। आगे बढ़िए, शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। नीड़ का निर्माण फिर न जाने कितनी बार यह प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा। तो यह गलत तो आप बिल्कुल नहीं किए होंगे, लेकिन फिर हम बार बार आपको याद करवाएंगे। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? देखिए यही प्रश्न अलग अलग तरीके से आता है। सब यह भी पूछ सकता है या किस विधा की पूछा है, या किसकी रचना है, या फिर इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आप बताएं इसकी विधा क्या? जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, फिर उपन्यास है। मित्रों यह जीवनी नहीं है, यात्रा वृत्तांत भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं, बल्कि यह आत्मकथा है। और आत्मकथा है किसकी? हम जानेंगे। आत्मकथा है कि सदी के महानायक जो है आपके अमिताभ बच्चन जी, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी की यह आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 भागों अपनी आत्मकथा को लिखा था। सबसे पहले उन्होंने लिख दिया था क्या भूलूं क्या याद करूं, और लिखा कब? 1969 में। मैं सन को लिख रही हूँ, आप याद रखें। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। नीड़ का निर्माण फिर उन्होंने लिखा था 1970 में। कब लिखा मित्रों? 1970 में नीड़ का निर्माण फिर। बसेरे से दूर लिखा था 1978 में।
बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये 4 इनकी आत्मकथा हैं और इनके सन याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। चारों ही आत्मकथाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं आपकी परीक्षा में, इसलिए आप इनको याद रखिए। घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से प्रश्न बन ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी विधा जो है आत्मकथा है और ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की है। आगे बढ़िए आप, थोड़ा सा व्याकरण का ही प्रश्न है इसमें, क्योंकि व्याकरण तो आपके पाठ्यक्रम में है ही। क्या आप घर भी जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या किया गया, रेखांकित किया गया और आपसे पूछा जा रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्या है। बताना है आपको रेखांकित पद क्या है, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। मित्रों आपको परीक्षा को जो लेवल रहेगा वो एनसीईआरटी की किताब से 12th तक का होगा। अब टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी वाले हाई स्कूल तक और पीजीटी वाले इंटर तक पढ़ाने के योग्य होते हैं। तो आपको सिर्फ उसे ध्यान रखिए, दिया गया है कि एमए तक कवियों के बारे में जो दिया गया है वो एमए स्तर का होगा जानकारी। लेकिन व्याकरण जो होता है, व्याकरण चाहे जहाँ तक आपसे पूछा जाए वो सबका लेवल हाई स्कूल तक ही, इंटर तक ही रहता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सब में वही रहता है। तो बताएं इसको, संज्ञा के बारे में आप जानते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा मित्रों 5 प्रकार की हो जाती है। नाम याद रखें आप, कौन कौन संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक के बाद आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जाति से व्यक्ति बना जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का गुण भी होना चाहिए और गुण क्या है उसके अंदर भाव भी होना चाहिए, तो गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे टकराते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है, यानी संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किया जाता है सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं मित्रों, सर्वनाम सूचक शब्द यदि आपसे पूछा जाए तो 11 होते हैं, लेकिन सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो 6 होते हैं। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद आप आसानी से याद कर सकते हैं। और सबसे पहला जो भेद होगा वह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इन सबको हमने कवर किया है, प्रैक्टिस सेट के रूप में आप जाकर के देख सकते हैं। हमारे पिछली क्लासेस जो है अपलोड हैं और उसका लिंक भी आपको हम इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देखिएगा। तो वहाँ पर हमने व्याकरण के प्रत्येक पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, वहाँ भी आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए फिलहाल पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक के बाद आ जाएगा अनिश्चयवाचक, कुछ भी आप निश्चित करेंगे तो अनिश्चित जरूर होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाकी बचता है क्या आपका, तो एक संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, और फिर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, आप इन्हें याद रखें। यदि आपसे पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप 6 बताएंगे। सर्वनाम सूचक शब्द कितने होते हैं तो 11 बताएंगे। प्रश्नों के प्रारूप पर आप ध्यान दीजिए, बदलते हुए पैटर्न में आपसे घुमा कर पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरीके से अलर्ट रहे, किसी भी रूप में आए आप उसका जवाब जरूर दे पाएँ। अब क्रिया किसे कहते हैं भाई, तो जिससे किसी भी कार्य का जो करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल जो होता है वह धातु होता है। क्या होता है, धातु। धातु क्रिया का मूल होता है और क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के मतलब प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। समझ गए आप, जैसे आपका खाना जो है कैसे बना, खा में लगा दिया आपका ना प्रत्यय लग गया तो खाना बन गया, जा में लग गया ना जाना बन गया, है ना। पहनना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया है। अब विशेषण देखिए, आप विशेषण क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं भाई, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, इन सभी के जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। अब यहाँ पर जो रेखांकित था, क्या आप घर भी जाएंगे, तो रेखांकित में सिर्फ आपको रेखांकित किया गया, तो आप क्या है भाई, आप जो है आपका वो सर्वनाम है। क्या आप घर भी जाएंगे, आप सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। कवि शब्द, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। प्रश्न को पढ़िए और ध्यान दीजिए, इन्हें आपसे पूछा जा रहा है किसका एक वचन है। ये एक वचन है तो आपको स्पष्ट तौर पर इसका बहुवचन बताना है, यानी आप चाहिए पूछा जाता कि कवि का बहुवचन क्या होगा, उसके बदले यह भी पूछा जा सकता था, है ना। इस प्रश्न का जब अब जैसे प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, इसे पूछ लिया गया यहाँ पर कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, ऐसा पूछा गया। अब ये भी पूछ सकता था कि कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा, तब भी आपका उत्तर वही होता जो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। क्या कवि दल होगा, कवि लोग होगा, कवि वृंद हो, कवि समूह होगा। तो मित्रों कवि दल भी नहीं होगा, कवि लोग भी नहीं होगा, कवि समूह भी नहीं, बल्कि कवि वृंद हो जाए। क्या हो जाएगा मित्रों, कवि वृंद जो है वह इसका सही सटीक जवाब हो जाता है। कवि का बहुवचन आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, वह कवि समूह, कवि वृंद होगा, कवि समूह नहीं होगा। आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए। और बढ़िए आगे,
हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर अपशब्द को रेखांकित किया गया है। अब आपको इसमें बताना है कि जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन क्या लगा, क्या विशेषता है उसकी। शब्द है उसकी क्या विशेषता है, क्या उसमें अव्यय प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, संज्ञा या फिर प्रत्यय। मित्रों, आपका जो उपसर्ग होता है वो किसी भी धातु के पहले लगता है ना, शब्द के पहले लग जाता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो होता है वो धातु के बाद में लगता है। प्रत्यय धातु के बाद में लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूल आपका जो शब्द है वह शब्द है, और उसके पहले लगा क्या है, अप उपसर्ग लगा है। अप उपसर्ग लग करके एक नए शब्द का निर्माण हुआ, बन गया अपशब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसमें जो है वो उपसर्ग लगा, वो उपसर्ग के निर्माण से शब्द को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही, है ना। चलिए ठीक कर लीजिए आप इसको, मैंने बता दिया आपको आंसर आप नोट कर लीजिए इसको। वैसे आप समझ जाएंगे तो किसी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ये शानदार से पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे SSC 77 या फिर स्मार्ट सिटी क्लासेस 77, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसमें आप ऐड हो जाएंगे, है ना। फिर आपको सारी प्यारी प्यारी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए आप। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है बताना आपको। छाता, सूर्य, अमरूद, बनावट। अब इसके लिए सबसे पहला पहचानने का जो आसान तरीका होगा वो क्या होगा। जैसे छाता लगाया जाता है ना, छाता क्या करते हैं आप लगाते हैं, छाता हमें धूप से बचाता है, छाता हमें बरसात भीगने से बचाता है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग है। सूर्य चमक रहा है, आपका यही आप कहते हैं सूर्य चमक रही है, तो आपको सुनने में भी अजीब लग रहा है। यानी जब किसी भी शब्द का प्रयोग जब करते हैं वह सटीक होता है, तभी आप उसको महसूस करते हैं सही लग रहा है। अमरूद खाई जाती है अगर कोई कह दे तो आपको थोड़ा सा अटपटा दिखेगा या अलग लगेगा कि खाई नहीं बल्कि अमरूद खाया जाता है, तो क्या पुल्लिंग हो गया। लेकिन यदि आपसे कहा जाए बनावट, घर की बनावट बहुत अच्छी है, घर की बनावट क्या है, अच्छी है, अच्छी है मतलब हो गया यह पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग है। अब आप कहते बनावट अच्छा है तो बनावट अच्छा नहीं हो सकता बल्कि बनावट अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। बनावट जो है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। अब बताइए भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। भवानी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो अब इसका पुल्लिंग आपको बताना है। क्या भगवती होगा, भव होगा, भगवान होगा, फिर मिस्क होगा। भगवती तो भाई खुद ही स्त्रीलिंग है ना, और भगवान तो पुल्लिंग है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है। आप एक श्लोक पढ़ते होंगे, भवम भवानी सहितम नमामि, कैसे हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। तो उसमें भव का मतलब क्या हुआ, भव का मतलब हो गया भगवान, और भवानी भव पुल्लिंग हो गया, भवानी स्त्रीलिंग हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही है, आप उसे टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी भवानी का स्त्रीलिंग जो हो, भवानी तो स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग क्या होगा, भव हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने का सबसे सटीक तरीका क्या है, आप उसे वाक्य में प्रयोग कर डालिए। कुर्सी, पक्षी, राशि, चील। तो इन सभी में आपका जो है वह पक्षी जो है वो पुल्लिंग है। चील आप सोच रहे होंगे पुल्लिंग नहीं बल्कि चील जो है वो स्त्रीलिंग है, भाई पुल्लिंग नहीं है चील। यदि आपको चील कहना पड़ता है तो अब पुरुष पुल्लिंग बनाना चाहेंगे तो आप नर चील कहेंगे, नर चील कहेंगे तब वो पुल्लिंग बन जाएगा, लेकिन चील जो है वो स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब से हो जाएगा पक्षी। पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग, बाकी तीनों जो है वो स्त्रीलिंग है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था, ये पहले हो चुका है। उपसर्ग इसका सही जवाब था, उपसर्ग लगा तो उसमें। अब ड और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है आपको बताना है। शुद्ध और अशुद्ध पर विशेष ध्यान दीजिए, कौन सा कथन शुद्ध पूछा जा रहा है। तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल नहीं है, तालव्य ध्वनि नहीं है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत सर्वत्र में किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। भाई देखिए ड़ा और ढा, आप ऐसा कोई शब्द बताइए जो आप ड़ा से बना रहे हो, आप ढ़ा से बना रहे हो, इसका मतलब गलत हो जाएगा ना। इनका प्रयोग मध्य में हो सकता है, अंत में हो सकता है, लेकिन आरंभ में कदापि नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दोनों महाप्राण है, कतई महाप्राण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही है, क्योंकि ये दोनों जो है वो मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ है। क्या है, मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ। यहाँ डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी है, ड़ा और ढा। ये डा ढा नहीं है मित्रों, ये ड़ा और ढा है, इसको आप ध्यान रखिए, ड़ा और ढा। टाइपिंग से थोड़ा सा टाइपिंग में आप समझिए, बारीकी का ध्यान नहीं दिया गया। ड़ा और ढा है, ड़ा ढा, डा ढा नहीं है बल्कि। तो उसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, शेष तीनों जो है वो गलत है।
ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं मित्रों? मात्रा स्वर को आप क्या कह देंगे? क्या वर्ड कह देंगे, समरूप या ग्रेफिन कहेंगे, रूप कहेंगे या फिर शब्द कहेंगे? वर्ड भी नहीं कहेंगे, रूप भी नहीं कहेंगे, शब्द भी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे आप इनको? समरूप और ग्रेफिन कह देंगे। क्या कहेंगे? मात्रा पूछा जाता है। वर्ड क्या होता है? वर्ड को तो आप अक्षर कहते हैं। रूप यानी शकल, फेस, वो अलग हो गया। शब्द कई वर्डों के, सार्थक वर्डों के मिलने से आपका जो बनता है वो शब्द बनता है। लेकिन ये मात्रा पूछा जा रहा है तो मात्रा को समरूप या ग्रेफिन कहते हैं। साहित्य की भाषा में आप इसे भी समझें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताजमहल के आंसू। देखिए साहित्य से प्रश्न आ गया। अभी तक व्याकरण का चल रहा था, अब आ गया पर साहित्य का प्रश्न। साहित्य हो चाहे व्याकरण हो, हम सबको एकदम अच्छे से कवर कर रहे हैं। ताजमहल के आंसू जो है उसके लेखक कौन है आपसे पूछा? क्या गिरजा कुमार माथुर हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, लक्ष्मी नारायण लाल है, फिर राम कुमार वर्मा जी हैं? मित्रों गिरजा कुमार माथुर ने लिखा था उमर कैद। इनकी जो रचना है एक उमर कैद। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक वन। क्या है? अशोक वन। आप याद रखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूज नहीं हुआ है, उनकी दोनों की रचनाएं अलग अलग है, दोनों अलग अलग लेखक भी हैं, एक ही नहीं है ये। बाकी आपके बचते हैं राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा ने लिखा था बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु लिखा था। और कब लिख दिया था मित्रों? तो इन्होंने लिख दिया था इसको 1930 में लिखा था बादल की मृत्यु को। बादल की मृत्यु 1930 है। पृथ्वीराज की आंखें जो पढ़ने लायक रचना है वो पृथ्वीराज की आंखें हैं। आप पढ़िए इसको, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गरम गरम लोहे के जो सुगे चुभो दिए जाते हैं वो कितनी दर्दनाक और हृदय विदारक घटनाएं। तो राम कुमार वर्मा ने लिखा है इसको पृथ्वीराज की आंखें। औरंगजेब की आखिरी रात, रेशमी टाई और दीपदान। दीपदान तो ऐसा कोई बिरला हुआ होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जो हम लोग के समकक्षी होगा 9th में यह हुआ करता था। तो हिंदी के सिलेबस में शामिल था। पुस्तक का नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे भी, रंग भारती करके शायद ऐसे हुआ करता था। फिलहाल जो भी रही हो, लेकिन आप समझिए दीपदान बहुत ही अच्छी एकांकी है। उसमें उदयन को किस प्रकार से बचाया गया था, और जो धाय माँ होती है, पन्ना धाय होती हैं, वो अपने पुत्र को उस बिस्तर पर लिटा देती हैं जहाँ पर महाराज उदयन जो छोटे अवस्था में थे, राजकुमार, तो उनको लेटना रहता था। और वहाँ पर उनको जो चाचा थे, चचेरे भाई कुश्ती को थे, उनका जो दुश्मन रहता है आकर के पन्ना धाय के बेटे की हत्या कर देता है। वो अपने पुत्र का बलिदान दे करके अपने देश के, अपने राज्य के राजकुमार की रक्षा करती है। धाय माँ का बलिदान था, उसका वर्णन किया गया था दीपदान में, है ना। तो आपने यदि नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मित्रों? आपने ध्यान दिया कि नहीं? इस प्रश्न का जवाब आपके लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं होंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने तो अशोक वन लिखा था, है ना। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लीजिए। अनहलक। अनहलक जिसका अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। अनलहक है, मैं जल्दी में इसको अनहलक ही पढ़ देती हूँ। अनलहक, मैं ही ब्रह्म हूँ। जिसे देखेंगे आई एम द डिवाइन फ्लेम करके एक रचना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि वाला ये संबोधन है। अनलहक, मैं ही ब्रह्म हूँ, किसने घोषित किया था? यानी खुद को ब्रह्म किसने स्वीकार किया था? क्या जायसी ने, खुसरो ने, मंसूर ने, फिर मंजन ने? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका कि जीवन काल हम यदि पढ़ें, अभी हमने इनकी क्लास कवर की है, कवर नहीं, हाँ सॉरी, इनकी क्लास आने वाली है। आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसके पहले चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति और कबीरदास जी क्लासों के परिचय के रूप में, तब आपकी हमारे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सारी क्लासों को जरूर देखें। जायसी जी का जन्म हो जाता है 1492 में और मृत्यु इनकी हो जाती है 1542 में। जायसी जैस नगर के रहने वाले थे और इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या लिखा है? आखिरी कलाम, है ना। चलिए, जब आप हमारे कहरानामा, मसलानामा, ये सब सारी रचनाएं उनकी हैं। पद्मावत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इनकी। पद्मावत के विषय में ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। आप लोग के पाठ्यक्रम में भी पद्मावत शामिल रहा है। इंटर से लेकर ग्रेजुएशन का है, एमए तक जायसी की रचना पद्मावत किसी न किसी रूप में आपके पाठ्यक्रम में जरूर शामिल रही है। और सोचिए जायसी को आपको कंपटीशन में भी पढ़ना पड़ा, तो ये जायसी ऐसे मूर्धन्य विद्वान थे। और सेकंड है आपके खुसरो। खुसरो यानी अमीर खुसरो। खुसरो जी का जन्म जो है वो हुआ था 1253 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। इन पर हमने एक पूरी क्लास कवर की है, आप जाकर के उसे देखें। कवि परिचय की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम AMRS में जितने भी लगभग 65 कवि या लेखक है कुल मिला के, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के 65 लेखकों का नाम दिया गया है कि इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उन सारी क्लासेस के, इन सारे लेखकों, कवियों को हम कवर करने वाले हैं, तो आप क्लासेस को जरूर देखते रहिए हमारे चैनल पर।
और आके मंझन जो है, मंझन जी ने लिखा था मधुमालती को। मधुमालती कब लिखा था? 1545 में। और आपका पद्मावत लिखा गया था 1540 में, मधुमालती लिखा गया था 1545 में। ये दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखें इसका। और इस प्रश्न का जवाब भी देते चलें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मंसूर। जो आपके कवि मंसूर थे, उन्होंने स्वयं को ब्रह्म घोषित किया था, अनलहा घोषित किया था, मैं ही ब्रह्मा हूँ कहा था कवि मंसूर ने। जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यानक काव्यकृति प्रेमावती के रचयिता कौन? देखिए, इस प्रश्न में आपको दो प्रश्न का जवाब मिला। पहला तो ये मिल जा रहा है, जायसी से पूर्व प्रेमाख्यानक कृति किसने लिखी थी? तो वह लिखा गया था प्रेमावती। प्रेमावती किसके द्वारा लिखा गया था मित्रों? यह प्रश्न भी बहुत शानदार हो जाता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। दाऊद दिया गया, दाऊद, कुतुबन, रंजन और मंझन। दाऊद कौन था? दाऊद जिसे आप मुल्ला दाऊद के नाम जानते हैं, रायबरेली के थे। और चंदायन जो है इन्होंने लिखा था, चंदायन। दाऊद की कृति आपसे पूछा जाए तो क्या है वो? चंदायन है, चंदायन। और उसका मूल ढांचा यानी चंदायन किस कृति पर आधारित है? कहा जाता है कि अपभ्रंश के जो आपके स्वयंभू हुआ करते थे, स्वयंभू की एक जो पौमचर्यु नामक रचना थी, पौमचर्यु ही इसका आधार ग्रंथ है। किसका? चंदायन का। चंदायन का आधार ग्रंथ अपभ्रंश की रचना पौमचर्यु को माना जाता है। कुतुबन कौन थे? कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे और शेख बुरहान के शिष्य थे कुतुबन जी। अब रंजन और मंझन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? मंझन ने लिख दिया था मधुमालती को 1545 में लिख दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रंजन। जो है वो रंजन जायसी से पूर्व प्रेमाख्यानक काव्यकृति की रचना की। और किसकी रचना की थी? प्रेमावती की। रंजन ने प्रेमावती की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना था? मित्रों, किसने माना था आप बताएं सूफी प्रेमाख्यानक का परंपरा का? रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, उदय शंकर भट्ट ने। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कार्य दिन देखें तो 1884 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 1941 में हो जाती है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कि साहित्य जगत की एक अमूल्य निधि है। आज तक चाहे जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए रहे हों, लेकिन सबसे सटीक, सबसे सही जो है उन्हीं का इतिहास माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रामविलास शर्मा जी का जन्म आपको हो गया था 1911 में। उनकी मृत्यु हो जाती है सन 2000 में, यानी अभी इनको मात्र 23 साल हुए हैं, दिवंगत हुए। और उनकी रचना को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत प्रसिद्ध आलोचक रहेंगे। उदय शंकर भट्ट जी है, और लक्ष्मी नारायण लाल जी के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारी रचनाएं जो लक्ष्मी नारायण लाल का भी करके आया था ना, ताजमहल के आंसू आया था ना, ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल का बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। विधा भी आप याद रखें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना? जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। हमने अभी आपसे कहा था शुक्ल जी ने जो बात कह दिया है वह अकाट्य सत्य है। किसी ने भी उसे काटने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सका, क्योंकि शुक्ल जी पूरे तर्क के साथ अपनी बात को प्रमाणित करना चाहते हैं और प्रमाणित करते भी हैं। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए। मूल किताबों को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक सफलता आपसे थोड़ा सा दूर ही रहेगी, है ना। तो अब आप ये बताएं कि नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी के लेखक कौन है? गिरिजा कुमार माथुर है, धर्मवीर भारती है, लक्ष्मी नारायण लाल है, उदय शंकर भट्ट है। नदी प्यासी थी किसकी रचना है मित्रों? गिरिजा कुमार माथुर की है कि धर्मवीर भारती की? धर्मवीर भारती के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते। धर्मवीर भारती जो हैं उन्होंने लिखा था मुर्दों का गाँव। और कब लिखा था? 1946 में लिखा था मुर्दों का गाँव। स्वर्ग और पृथ्वी लिखा था इन्होंने 1949 में। बंद गली का आखिरी मकान भी लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी बंद गली का आखिरी मकान। उदय शंकर भट्ट की प्रसिद्ध रचना के बारे में हम जाने तो इन्होंने क्या क्या लिखा था मित्रों? गिरती दीवारें, बड़े आदमी की मृत्यु। ये देखिए, गिरती दीवारें और बड़े आदमी की मृत्यु, ये दोनों ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसे याद रखें। आपकी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, बड़े आदमी की मृत्यु। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? तो भाई क्या जवाब देने वाले हैं आप इसका? ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती की रचना है नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी के लेखक कौन? धर्मवीर भारती जी। आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति किसे मानते हैं? जी हाँ मित्रों, हंसावली को मानते हैं कि चंदायन को मानते हैं? किसे मानते हैं? हंसावली को, चंदायन को, मृगावती को, या फिर सत्यवती कथा को? हम इन सभी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्योंकि यह भी आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। हंसावली को लिखा था कवि असाइत ने। किसने मित्रों लिखा था? कवि असाइत ने लिखा था। और कब लिखा था? चलिए दिया था 1370 में। आप ही रचनाओं का सन भी याद रखें। कवि असाइत ने 1370 में लिखा था हंसावली को। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है और उसका जो स्रोत है वह विक्रम बेताल है। विक्रम बेताल की कथा आपने सुना होगा, पहले टीवी पर आया करता था विक्रम बेताल की कथा। आजकल के बच्चे तो गेम खेलने में ही बिजी रहते हैं। हम लोग के टाइम में ये शक्तिमान जूनियर जी और विक्रम बेताल कथा ये सब देखने के लिए बड़ा इंतजार हुआ करता था, है ना। तो ये अब चंदायन के बारे में जानते हैं। चंदायन को लिखा था मुल्ला दाऊद ने। कब लिखा था मित्रों?
मुल्ला दाऊद ने लिख दिया था 1379 यानी कि 79 में लिखा था। और यह भी प्रेमाख्यानक रचना रही। सूफियों ने अधिकतर प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की है। प्रेमाख्यानक रचना रही है ये भी मुल्ला दाऊद की, चंदायन की। और आपकी कौन सी रचना? मृगावती। मृगावती को कुतुबन ने लिखा था, कुतुबन ने, और 1503 में लिखा था। 1503 में लिखा। यह भी क्या थी? प्रेमाख्यानक काव्य और अवधी भाषा में लिखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अवधी भाषा में लिखा गया है आपका मृगावती। अब है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को लिखा था ईश्वर दास ने। ईश्वर दास ने लिखा था। सत्य कौन कहेगा? ईश्वर कहेगा। तो सत्यवती कथा को ईश्वर दास ने लिखा था। और कब लिखा था? तो 1501 ईस्वी में लिखा था ईश्वर दास ने सत्यवती कथा को। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रथम कृति किसे मानते हैं? तो हम मानते हैं सत्यवती कथा को, जो कि ईश्वर दास कृत है और 1501 में लिखी गई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भोर का तारा। भोर का तारा एक रचना है, उसके लेखक कौन है मित्रों? क्या उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, गोविंद वल्लभ पंत है, मोहन राकेश या फिर जगदीश चंद्र माथुर? एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। विस्तृत कक्षाएं तो हम लेकर के आगे आने वाले हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है तौलिए। यह भी आपने पढ़ा होगा, रंग भारती पुस्तक में हुआ करती थी 9th के सिलेबस में। अगला है देवताओं की छाया में। देवताओं की छाया में तौलिए, देवताओं की छाया में, अंधी गली में, सूखी डाली और लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अब तक कई बार परीक्षा में पूछी गई है। लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अस्क। लक्ष्मी का स्वागत और तौलिए दो रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। गोविंद वल्लभ पंत की एक कृति है विषकन्या। क्या है? विषकन्या। विषकन्या टीवी सीरियलों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है यह शब्द, नागिन वाला जो सीरियल आते हैं उसमें। मोहन राकेश के अंडे के छिलके। भाई कौन नहीं जानता मोहन राकेश की कृति अंडे के छिलके? ये मोहन राकेश की सुप्रसिद्ध कृति है। इनको सब इसमें जो है बहुत प्रसिद्धि मिली है। जगदीश चंद्र माथुर ने लिख दिया था भोर का तारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भोर का तारा लिखा था जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करें और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। और हमारे चैनल पर ये हमारे जनरल पेपर की तैयारी भी करवाई जा रही है। यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी क्लासेस है, करंट अफेयर, जीके, जीएस की। इन तमाम जो कंपटीशन चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उन सभी से संबंधित क्लासेस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगी, तो आप जरूर देखें। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है मित्रों? समासोक्ति है, अन्योक्ति है, अन्वय है, फिर श्लेष है। मित्रों इसमें जो देखिए आप, समासोक्ति क्या होता है? समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तांत के द्वारा अप्रस्तुत वृत्तांत की प्रतीति होती है, वहाँ पर आपका हो जाता है क्या? समासोक्ति अलंकार। अन्योक्ति में होता है प्रस्तुत उक्त में से कोई अप्रस्तुत अर्थ भी निकले और प्रस्तुत की अपेक्षा वहाँ अप्रस्तुत अर्थ प्रधान या महत्वपूर्ण हो, तो वहाँ पर अन्योक्ति हो जाती है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे उदाहरण, सुप्रसिद्ध उदाहरण क्या है? चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि ब्रह्मचारी चोर। यह श्लेष अलंकार का उदाहरण। लेकिन हमसे यहाँ पर अलंकार के विषय में नहीं बल्कि यह पूछा जा रहा है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? तो मित्रों समासोक्ति जो था वो सूफी कवियों का प्रिय अलंकार था। सबसे प्रिय अलंकार कौन था? समासोक्ति, यानी वह प्रस्तुत वृत्तांत के द्वारा अप्रस्तुत वृत्तांत की प्रतीति कराते थे। ऐसे आपके सूफी कवि थे। पृथ्वीराज की आंखें नामक कृति किसकी है? कुछ देर पहले आपने यदि व्याख्यान को ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। क्या जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं? वहाँ आराम कुमार वर्मा है, जयेंद्र है, फिर शिवमंगल सुमन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म यदि हम देखें तो 1889 में हुआ था। मृत्यु उनकी हो जाती है 1937 में। इन्होंने कामायनी, श्रद्धा, आंसू, लहर आदि प्रकार की रचनाएं लिखी। राम कुमार वर्मा एकांकीकार कहे जाते हैं। प्रमुख रूप से इन्होंने एकांकियों की रचना ज़्यादा की है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था 1905 में। इनकी रचना जो है आपने सुना होगा क्या थी? त्यागपत्र, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो और बहुत सारी रचनाएं के अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य तो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, आपने जरूर पढ़ा होगा उसको। यह भी उनकी प्रसिद्ध रचना रही है। शिवमंगल सुमन। अब बताएं आप, पृथ्वीराज की आंखें नामक जो कृति है वह किसकी कृति हो जाती है? जी हाँ मित्रों, यह हो जाएगी आपकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की कृति है। ये बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। दीपदान वगैरह भी इन्होंने ही लिखा था।
है ना। चलिए आगे बढ़िए आप। हंसावली नामक ग्रंथ का जो रचना स्रोत है वह क्या है। हंसावली एक कृति है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। क्या चंदायन की कथा इसका स्रोत है, विक्रम बेताल कथा है, या फिर लैला मजनू कथा, या फिर नल दमयंती कथा। मित्रों चंदायन की जो कथा है उसमें क्या कथा आपको पता है। लोरिक जो हुआ करता था, लोरिक और उसकी पत्नी मैना थी और उसकी एक विवाहिता प्रेम का चंदा है। उसकी कहानी है, लोरिक अपनी पत्नी को छोड़ करके चंदा के पास रहने के लिए चला जाता है। फिर लोरिक का जो पुत्र होता है वह जब बड़ा होता है उसे पता चलता है कि उसके पिता चंदा के पास रहते हैं और उसकी माता को छोड़ दिए हैं, तो वह अपने पिता को प्राप्त करने के लिए जाता है। वहाँ पर उनसे युद्ध करता है। उनके पिताजी जो यानी लोरिक जो थे वह प्रण करके रखे थे, जिस दिन शायद कुश्ती या कुछ था कि जिस दिन मुझे इसमें कोई हरा देगा उस दिन मैं संन्यास ले लूँगा, त्याग ले लूँगा, खुद ही क्या करूँ, मतलब देह को त्याग कर दूँगा, इस प्रकार कुछ प्रतिज्ञा दिए थे। अब उनका पुत्र जब उनका हरा देता है तब वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब तो जीवन मुझे त्यागना पड़ेगा। लेकिन बात में वो सामने आकर बताता है कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको जो पत्नी थी मैना उनका पुत्र हूँ। फिर वह किसी तरीके से चंदा और मैना दोनों को साथ में लेकर के आता है, यानी पुत्र अपने पिता को अपनी माता से मिलवाता है। ये उसकी कथा है। और मेन जो उसके पात्र कहे जाएंगे लोरिक, उनकी पत्नी मैना और उनकी जो विवाहिका है चंदा, ये सारे चंदायन के आपके पात्र हैं। अब आप देखें कि अगली जो प्रेमा क्या, विक्रम बेताल। भाई विक्रम बेताल की जो कथा है, राजा विक्रम थे और उनके ऊपर एक बेताल हमेशा देखा चढ़ जाता था कि अगर तो वो कहीं ले जा रहे थे तो वही उनको कहानी सुनाता था। विक्रम को बेताल कहानी सुनाता था, बाद में उससे उनका जवाब पूछता था, कहता था यदि आप मुझको जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम कहीं दूर जाकर डाल बैठ जाता था। लेकिन राजा विक्रम जो थे बहुत ही चतुर थे, बुद्धिमान थे, तो वो बेताल के सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया करते थे। यह टीवी पर पहले आया करता था, हम लोग उसे देखा करते थे। तो विक्रम बेताल की कथा ये हो गई। अब लैला मजनू, लैला मजनू पर आधारित, लैला मजनू प्रेमी प्रेम का रहा करते थे, सुना होगा उनके बारे में, हीर रांझा सोडी महिवाल लैला मजनू इस प्रकार के जो प्रेमी प्रेम का मशहूर प्रसिद्ध रहे हैं। तो इन पर आधारित जो पहला ग्रंथ लिखा था वो आपकी जान कवि ने लिखा था। और नल दमयंती की कथा कवि नरपति व्यास ने लिखा है, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य को। अब आप ये बताएं हंसावली नामक जो काव्य कृति है उसका रचना स्रोत क्या है। इन चारों में से आपको जवाब देना, रचना स्रोत क्या है मित्रों। विक्रम बेताल की कथा जो है वो हंसावली नामक ग्रंथ का काव्य स्रोत है। हंसावली में था क्या मित्रों, हंसावली में जो राजकुमारी थी वह पूर्व जन्म में पक्षिणी थी, कोई पक्षिणी थी, और पक्षी के साथ मेरे नर और मादा दोनों लोग रहते थे। जंगल में आग लग जाती है तो जो नर पक्षी रहता है वह उस हंसड़ी को अपने बच्चों के साथ जंगल में छोड़ करके अकेला भाग जाता है, और वहीं पर वो जो जंगल में आग लग चुकी अपने बच्चों को छोड़कर भाग नहीं पाती हंसनी, तो उसके बच्चे के भी जल जाते हैं और वह हंसनी भी जल जाती है। इसलिए जब वो पूर्व जन्म उसका राजकुमारी के रूप में होता है तब भी उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाएं कुछ याद रहती है, जिसके कारण वह पुरुषों से नफरत करती थी और जो भी पुरुष उसके संपर्क में आता था उसको मार डालती थी। इस प्रकार कथा इसमें हंसावली में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि आगे कौन सा प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में है। सूफी प्रबंध काव्य में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव स्थापित होता है, यानी कौन सा भाव बताया गया है। क्या दाम्पत्य है, बंधुत्व है, स्वामित्व है, फिर मित्रत्व। मित्रों इसमें सही जवाब हो जाएगा दाम्पत्य। सूफी प्रबंध काव्य में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव स्थापित होता है, मतलब दाम्पत्य संबंध स्थापित होता है। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक कौन है। चंदायन में जो अलौकिक सत्ता का प्रतीक कौन है, लोरिक है, चंदा है, मैना, मधुमालती। मधुमालती तो एक अलग कृति है और चंदायन के पात्र लोरिक, चंदा और मैना है। लोरिक का विवाह हुआ था मैना के साथ में पहले, लेकिन ये चंदा से प्रेम करता है और बाद में चंदा से भी विवाह कर लेता है। मैना के साथ सिर्फ एक दिन गुजारता है, उसके बाद चला जाता है चंदा के साथ, है ना। तो इसमें अलौकिक सत्ता की प्रतीक जो है वो आपकी चंदा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़े आप जवाब दीजिए। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है। हम मित्रों चंदायन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, क्या लैला मजनू पर, यूसुफ जुलेखा की कहानी पर, चनैनी पर, फिर सीरी फरहाद की। तो लैला मजनू के बारे में जो हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना करने वाले 17वीं शताब्दी के जान कवि माने जाते हैं, जिन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य रचे। कौन रचना है, जान कवि, और उन्होंने लगभग 29 प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं। कितने, 29 लिखे हैं, संख्या भी आप याद रखें। तो हिंदी में के ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर के लय मजनू, किसका, लय मजनू का जो है वो लेखन किया, लय मजनू का रचना किया। अब यूसुफ जुलेखा, इसमें क्या होता है, शेख निसार जो थे, शेख निसार को आप जानते हैं गुलाम अशरफ के नाम से, यानी शेख निसार कह लीजिए या फिर गुलाम अशरफ कह लीजिए, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम था। इस व्यक्ति ने क्या किया था, 1790 में
1790 में यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा मित्रों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुल्ला दाऊद की जो चंदायन कथा है वह किस पर आधारित, तो चनैनी एक लोक कथा है, उस पर आधारित उनकी यह कृति है। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता क्या आपके जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर कुतुबन है, मंझन है, दामी कवि हैं। जायसी का जन्म हुआ था 1492 में, मृत्यु हो जाती है 1542 में। यह अमेठी के राजा राम सिंह के दरबार में रहा करते थे और उनकी जो रचनाएं हैं मसलानामा, कहनानामा, कन्हावत और पद्मावत, तो आप जानते हैं इनकी कृति विख्याति का आधार है पद्मावत। कुतुबन को जाने आप, कुतुबन ने लिखा था क्या? मृगावती को ले दिया था। कुतुबन ने क्या लिखा था मित्रों? मृगावती को लिखा था। बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, 1503 में लिखा था मृगावती को। अब मृगावत के चंदनगर के राजा थे गणपति देव के पुत्र, राजकुमार नाम था उनका, एवं कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती की कथा जो है इस मृगावती में वर्णित है। मंझन यानी कब मंझन ने क्या लिखा था? कब मंझन ने लिखा था मधुमालती मित्रों, मधुमालती को लिखा था कवि मंझन। माँ से माँ को याद कर लीजिए, आप याद करने में आसानी होगी। मधुमालती को लिखा था 1545 में, यानी जब पद्मावत लिखा गया 1540 में, तो उसको 5 वर्ष बाद ले दिया गया इसको मधुमालती को 1545 में। यह भी प्रेमाख्यान काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया तथा चौपाई छंद का इसमें उपयोग हुआ है। ऑप्शन को पढ़ते हुए आप प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा हो जाएगा? लखम सेन पद्मावती कथा के जो रचयिता हैं वो आपको हो जाएंगे दामी कवि। जी हाँ मित्रों, कवि दामी ने लिखा है लखम सेन पद्मावती की कथा को। आगे बढ़िए आप, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? जी हाँ मित्रों, भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? क्या 1 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, फिर 6 प्रकार से? तो मित्रों 1 प्रकार से नहीं, बल्कि 3 से भी नहीं और 6 से भी नहीं, 5 से बनाया जा सकता है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आप यहाँ थोड़ा सा जानें। सबसे पहले तो जातिवाचक संज्ञा से बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगा? जैसे आपका बूढ़ा, बूढ़ा क्या हो गया? जाति हो गया, तो बूढ़ा से बन जाता है बुढ़ापा, है ना? क्या लगेगा? बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाएगा। फिर आपका एक हो जाता है लड़का, लड़का एक पूरे जाति को संबोधित करता है, लड़का से बन जाएगा लड़कपन। इसी प्रकार के शब्द हैं, आप देखें जातिवाचक संज्ञा से बनता है कैसे भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्र हो गया, मित्र से बन जाएगी मित्रता। पहला प्रकार तो आपका ये हो गया। अब हम देखेंगे ये किससे बनती है? सर्वनाम से बनता है। अब सर्वनाम में आपका अपना है, अपना से बन जाएगा अपनापन, अपना से अपनापन बनेगा। अपनाओ भी बन सकता है। मम से बन जाएगा ममता, ममत्व भी बन सकता है ना, ममत्व। ये सभी भाववाचक संज्ञा है। निज से बनता है निजत्व, निज से निजत्व। आप पढ़ें इसको ध्यान से, व्याकरण बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। अब गर्म, विशेषण देखिए, विशेषण हुआ गर्म, गर्म से बन गया गर्मी, क्या बना? गर्म से बन गया गर्मी। सर्द से बन गया सर्दी, ये सर्द है, सर्द से बन गया सर्दी। उसके बाद कठोर है, कठोर से बन गया कठोरता, कठोर से कठोरता बन गया, कठोर से कठोरता बनने के, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई। अव्यय देखिए आप आगे, 5वां जो कारण है वह अव्यय। अव्यय से क्या बन जाएगा? कोई दूर है, दूर एक अव्यय है, दूर से बन जाएगा दूरी, है ना, दूर से दूरी बना। फिर परस्पर से पारस्पर हो जाएगा, समीप से सामीप्य हो जाएगा, निकट से नैकट्य हो जाता है, निकट से नैकट्य हो जाता है। ये क्या है? वो अव्यय से ही तो बन रहे हैं ना सारे। शाबाश से शाबाशी हो जाता है, तो क्या अव्यय से? यानी 5 प्रकार से बनाया जा सकता है भाववाचक संज्ञा को। कौन कौन से आप बना सकते हैं? संज्ञा सर्वनाम से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से। सबसे पहले आप बना सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से। पहला जो होगा जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं। दूसरा आप बना सकते हैं सर्वनाम से बना सकते हैं। फिर आप बना दीजिए किससे? क्रिया से बना दीजिए। फिर आप बना दीजिए विशेषण से। फिर आप अव्यय से बना सकते हैं। 5 प्रकार से यदि आप भाववाचक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लिखें आप इसको और अच्छे तरीके से समझें। आशा करती हूँ आपको ये सारी क्लासेस जो है समझ में आ रही होंगी। अब आप बताएं स्त्री धन उपयोगी का संधि क्या होगा? स्त्रोपयोगी होगा, स्त्रोपयोगी होगा, स्त्रियोपयोगी होगा, फिर स्त्रपयोगी होगा। मित्रों क्या होगा इसका जवाब? आप सही बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा स्त्रियोपयोगी, स्त्रियोपयोगी इसका सही संधि हो जाएगी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसमें संधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी को देखें आप। अतिउक्ति, अतिधन उक्ति में संधि विच्छेद क्या, मतलब कौन सा संधि क्या होगा? अतिउक्ति का संधि क्या होगा? क्या अत्युक्त हो जाएगा, अत्युक्त हो जाएगा, अधनिक्त हो जाएगा, अत्युक्त क्या होगा? सही तो मित्रों बताएं आप हमको।
तो इसमें जो सही हो जाएगा अत्युक्त, यानी अति धन उक्त जब मिलेगा तो अत्युक्त हो जाएगा। सही शब्द क्या बनेगा? अत्युक्त बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आपसे पूछा जा रहा है वट वृक्ष की छाया नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? जी मित्रों, वट वृक्ष की छाया एक जीवनी है, वह जीवनी है अमृतलाल नागर जी की। और किसके द्वारा लिखी गई आपको यह बताना है। क्या ज्ञानचंद जैन के द्वारा लिखी गई है, कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई है, विजय बहादुर के द्वारा या फिर राम कमल के द्वारा? ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा था 1999 में कथा शेष लिखा था। और कथा शेष किसकी जीवनी थी मित्रों? यह अमृतलाल नागर जी की जीवनी थी कथा शेष 1999 में। फिर कुमुद नागर जो है वो आपके अमृतलाल नागर जी की पुत्री हैं। इन्होंने 2006 में लिखा था वट वृक्ष की छाया में, और यह अपने पिताश्री की जीवनी लिखते हैं, अमृतलाल नागर की जीवनी लिखती हैं। विजय बहादुर ने 2008 में लिखा था आलोचक का स्वदेश। यह हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, आलोचक का स्वदेश। अब सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमुद नागर जो कि अमृतलाल नागर की पुत्री थी, उन्होंने ही वट वृक्ष की छाया में लिखा था 2006 में अपने पिताश्री की जीवनी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब एक प्रश्न और है यहाँ पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे कहा जाता है? एक घूंट को कहा जाता है, झरना को, आंसू को, लहर को? मित्रों, एक घूंट को कहा जाता है प्रथम एकांकी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1918 है। इसके अलावा झरना को लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। सॉरी, एक घूंट, देखिए एक घूंट को कब लिखा था? 1929 में लिखा था। झरना को 1918 में लिखा था, भाई झरना 1918 में है, एक घूंट 1929 में है। और उसके बाद आंसू लिखा था 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी को 1935 में लिखा था। और कामायनी से जो प्रश्न बनता है वह उसके सर्ग के बारे में बनता है। उसमें 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। आपसे सर्ग पूछा जाता है, कौन कौन सर्ग हैं? मैं लिखती हूँ यहाँ पर। चिंता, आप ध्यान रखें मित्रों, चिंता के बाद आशा आ जाती है। आशा के बाद क्या होता है? श्रद्धा हो जाता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, फिर काम, वासना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, उसके बाद आपका निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये इसके सर्ग हैं। किसके? कामायनी के। तो मित्रों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। आज की क्लास कंप्लीट होती यहीं पर। यदि आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखी, पिछली क्लासेस को नहीं देखी, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर के जरूर देखें। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया उसको देखें, आप कवियों की जो श्रृंखला चल रही है उसको देखें। सारी क्लास आपके लिए शानदार, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। कैसी लगी आपको ये क्लास? सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।